नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री यानी रासायनिक विज्ञान। तो रासायनिक विज्ञान का पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को पढ़ने से पहले आपको यह जान लेना आवश्यक है कि रासायनिक विज्ञान क्या है और रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना होता है। तो चलिए पहले हम थोड़ा सा एक इंट्रो देख लेते हैं रासायनिक विज्ञान यानी केमिस्ट्री के बारे में। रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत हमें किन किन चीज़ों को जान लेना आवश्यक है, हम उन सारी बातों पर ध्यान देंगे। पहला पॉइंट तो यही है कि रासायनिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, मतलब कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने रासायनिक विज्ञान में महारत हासिल की है। तो वो थे लेवोजियर महोदय। ठीक है, रासायनिक विज्ञान का अगर आपसे कोई पिता पूछे तो आप आंसर क्या देंगे? लेवोजियर। अगला पॉइंट, रासायनिक विज्ञान के हम अंतर्गत हमें किन किन चीज़ों का अध्ययन करना होता है। तो रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत इसमें द्रव का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत द्रव्य का अध्ययन किया जाता है और द्रव्य में भी हम द्रव्य के किन किन चीज़ों को अध्ययन करेंगे वो देख लेते हैं। द्रव्य के हम संगठन, संरचना, विशेषताएं एवं उपयोग। ठीक है, केमिस्ट्री के अंतर्गत इसमें मुख्य रूप से द्रव्य का अध्ययन किया जाता है और द्रव्य का अध्ययन में हम द्रव्य के किन किन चीज़ों को देखेंगे। हम यह देखेंगे द्रव्य का संगठन, द्रव्य किन किन चीज़ों से बना हुआ है, उसकी संरचना, उसकी विशेषताओं और उसके उपयोग के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन अब सवाल आता है कि द्रव्य क्या है, तो एक पॉइंट और हम लिख लेंगे द्रव्य। तो द्रव्य हम आगे लिख लेंगे, लेकिन फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं कि रासायनिक विज्ञान को और शाखाओं में बांटा गया है। तो हाँ, रासायनिक विज्ञान को 3 शाखाओं में बांटा गया है। रासायनिक विज्ञान को 3 शाखाओं में बांटा गया, मतलब रासायनिक विज्ञान को 3 अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया है। अब देखेंगे वो 3 पार्ट कौन कौन है। रासायनिक विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि मैं बताएं। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं वो लिख लेते हैं। रासायनिक विज्ञान के 3 शाखा रासायनिक विज्ञान को 3 शाखाओं में बांटा गया है। पहला फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल मतलब भौतिकीय रसायन, दूसरा इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक रसायन। अब हम देखेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ना होता है, इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक रसायन में क्या पढ़ना होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन में क्या पढ़ना होता है। इन सारी बातों को हम थोड़ा सा देखेंगे, ज़्यादा नहीं।
देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के आधारभूत सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया कैसे होगी, किस तत्व के साथ कौन सा तत्व अभिक्रिया करेगा, किस तत्व के साथ कौन अभिक्रिया नहीं करेगा, इन सारी सिद्धांतों की जानकारी हमें फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत देखने को मिलता है। वही बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हम तत्वों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि अभी फिलहाल 118 तत्व हैं, उन तत्वों की अगर अध्ययन हम कर रहे हैं, इसका मतलब है हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें कार्बन के अपरूपों, आप जानते हैं कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुल्लेरीन। कार्बन के अपरूपों एवं कार्बन से बने हुए यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। इसको एक अलग शाखा बना दिया गया है, क्योंकि अगर कार्बन के यौगिक बनाए जाएं तो कम से कम 6 लाख से अधिक यौगिक बनते हैं, इसलिए केमिस्ट्री का एक भाग ही बना दिया गया। ठीक, अब क्या आपके किताब में फिजिकल केमिस्ट्री भी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है? तो हाँ, आपके किताब में ये तीनों केमिस्ट्री है। शुरुआती के 2 चैप्टर आप देखेंगे, आपका फिजिकल केमिस्ट्री है। चौथा चैप्टर आपका इनऑर्गेनिक है, नहीं, तीसरा और चौथा चैप्टर इनऑर्गेनिक है, और वही 5वां चैप्टर और 6ठा चैप्टर देखेंगे तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। तो आपकी किताब में जो केमिस्ट्री पढ़ना है उसमें ये तीनों पढ़ना है। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आपके पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है, अब हम उस पर बात करेंगे। ठीक, ये था केवल केमिस्ट्री के बारे में जानने के लिए थोड़ी सी जानकारी। अभी तक आप जितनी बातें देखे वो सब एक केवल बेसिक केमिस्ट्री था, जिसे आपको जानना आवश्यक है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। अब मुख्य रूप से हम आपका चैप्टर को देखेंगे। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम आपको कुछ 8वां क्लास वाली बातें याद करवाते हैं। क्लास 8th में आप पढ़े होंगे रासायनिक परिवर्तन यानी परिवर्तन के बारे में। वहाँ आप पढ़े होंगे भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन जो 8वां में आप पढ़े थे वहीं से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्लास 8वां में जब आप थे तो आप पढ़े होंगे परिवर्तन के बारे में। ठीक है, पदार्थों में परिवर्तन, पदार्थ में परिवर्तन। और पदार्थ में परिवर्तन आप जब पढ़ रहे होंगे तो वहाँ आप मुख्य रूप से 2 तरह के परिवर्तन देखे होंगे। ठीक, पहला परिवर्तन आप देखे होंगे भौतिक परिवर्तन, और दूसरा आप देखे होंगे रासायनिक परिवर्तन। ये आप क्लास 8th में पढ़े थे, तो कोशिश करेंगे कि हम क्लास 8th जैसा ही समझा के निकल जाए यहाँ पे। अब भौतिक परिवर्तन क्या होता था, रासायनिक परिवर्तन क्या होता था, हम थोड़ी सी एक झलक देखेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लिया जाए अपने पास एक वस्तु था ए को हमने किसी कारण से बदल दिया बी में। अपने पास एक वस्तु था ए बदल गया बी में। फिर उसके बाद हमने सोचा कि चलो बी को दोबारा बदलते हैं किसमें, ए में, और ऐसा हो गया। आपने देखा कि हम एक वस्तु को दूसरे रूप में बदल दिए और फिर दूसरे रूप से पुनः पहले अवस्था में तो जो वस्तु था उसी में ला दिए। तो इस तरह के जो परिवर्तन होते हैं कि एक बार कोई वस्तु अपना रूप आकार बदल दे और पुनः अपने पूर्वावस्था में आ जाए, तो इस तरह के जो परिवर्तन होते हैं उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए जाए अपने पास जल है। ठीक, यह जल है। जल को हमने 0 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दिया। अब जल बन गया बर्फ। ये समझ लीजिए जम गया है। ठीक, अब उसके बाद आप देखते हैं कि बर्फ पुनः जल में बदल जाता है एक तापमान के बाद। तो आपने देखा जल बर्फ में बदल गया, बर्फ पुनः पिघल कर किस में बदल गया, जल में। तो इस तरह के जो परिवर्तन होते हैं जो अपना साइकिल पूरा करते हैं। जैसे
अपने पहले अवस्था में जल था, फिर ठोस अवस्था में बदल गया, अब पुनः द्रव अवस्था में आ गया। तो इस तरह के जो परिवर्तन होते हैं, जो अपने गुण को खोकर पुनः अपने गुण को पा लेते हैं, तो ऐसे परिवर्तन को ही कहा जाता है भौतिक परिवर्तन। अब आते हैं रासायनिक परिवर्तन पे। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक पदार्थ है ए, और ए बदल गया बी में। अब हम चाहते हैं कि बी पुनः बदल जाए ए में, तो ऐसा संभव नहीं है। एक बार कोई पदार्थ अगर बदल गया तो बस बदल गया। तो इस तरह के जो परिवर्तन होगा इसे कहा जाएगा रासायनिक परिवर्तन। ठीक, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, दूध का। दूध को हमने बना दिया दही। क्या आप दही को पुनः दूध में बदल सकते हैं? तो ऐसा करना असंभव है। तो इस तरह के जो परिवर्तन हुआ कि एक बार कोई पदार्थ बदल गया तो बस बदल गया, तो इस तरह के जो परिवर्तन होते हैं उसे कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक, तो उम्मीद है आपको इतनी बातें, क्लास 8th वाली बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब क्लास 8th में जो हम पढ़े थे रासायनिक परिवर्तन, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। रासायनिक परिवर्तन यहाँ हुआ, तो अगर रासायनिक परिवर्तन हुआ है इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया। अब हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। यह केवल समझने के लिए था, आप इसे नोट नहीं करेंगे। तो अपना पहला टॉपिक होगा रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अभी अभी हमने देखा रासायनिक परिवर्तन। अगर किसी वस्तु में रासायनिक परिवर्तन हुआ है तो हम बोल सकते हैं कि वही तो रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक, ठीक है, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। एक छोटा सा परिभाषा आप यही याद रखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए हमने एक मोमबत्ती बनाया और इस मोमबत्ती पे मैग्नीशियम रिबन को जलाया। मैग्नीशियम रिबन जल रहा है कैसे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कहाँ जल रहा है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो मैग्नीशियम रिबन जलकर बदल गया किसमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड में। इसे बोला जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? श्वेत चूर्ण। ये भी सवाल पूछा जाता है। तो अभी आपने देखा जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, क्या हम यहाँ से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ से हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते। मतलब ये है कि मैग्नीशियम अब ये अलग है और मैग्नीशियम ऑक्साइड अब ये अलग है। ठीक, तो इस तरह से अभिक्रिया जो हुई, जो एक बार हो गया, इसी को कहा जाएगा रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन। अभी तो हमने लिखा कि रासायनिक परिवर्तन ही क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम जानेंगे
कि रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत क्या हो सकता है, यानी कौन कौन ऐसी घटना है जो एक पदार्थ के साथ घट सकती है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप एक पदार्थ में क्या क्या परिवर्तन आ सकता है। पहला नंबर, अवस्था में परिवर्तन। आप देख रहे हैं मैग्नीशियम अभी रिब्बन की अवस्था में था, अब अभी आप देख रहे हैं श्वेत चूर्ण हो गया, बदल गई अवस्था। अगला है रंग में परिवर्तन। मैग्नीशियम रिब्बन थोड़ा धूसर टाइप सा होता है, लेकिन अभी ये किस में बदल गया है, श्वेत चूर्ण में बदल गया। अगला है गैस का निकास। यहाँ पर तो कोई गैस निकास नहीं हो रहा है, लेकिन आप चूना को जैसे ही जल में डालते हैं तो वहाँ से एक गैस निकलता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक, तो गैस भी निकलता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप। अगला है तापमान में परिवर्तन, मतलब पदार्थ का तापमान बदल सकता है। जैसे आप चूने को पानी में डालिए, बाहर में अगर आप यूं ही चूना को रखे हुए हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही चूना पानी में गया, अब चूना गर्म हो गया, तो मतलब तापमान भी बदल सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ये 4 परिवर्तन हो सकते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण को पढ़ने से पहले आपको कुछ जानकारी है जो पता होना चाहिए। जैसे हम अगर अभी आपको बोले कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाइए, तो मैग्नीशियम, तो अगर हम बोले मैग्नीशियम तो क्या आप मैग्नीशियम ऐसे लिखेंगे, और बोले ऑक्सीजन तो आप ऑक्सीजन ऐसे लिख देंगे, और ये दोनों अभिक्रिया करके बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, हमने बोला कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का अभिक्रिया करवाइए, आप रट्टा मार के थे, लिख दिए मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। लेकिन रसायन विज्ञान कहता है कि आप शब्दों में नहीं लिखेंगे। ठीक, आप इसी को संकेत में लिखिए ना, जैसे मैग्नीशियम का होता है Mg, ऑक्सीजन का होता है O2, और ये दोनों मिलके बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी जो हम शब्दों में लिखे थे, अब उसी चीज को हम एक संकेत के रूप में लिख दिए। ठीक, अभी जो बातें हम शब्दों में लिखे थे, अब उन्हीं बातों को हम एक संकेत के तौर पर लिख दिए, और ये जो सांकेतिक रूप हम लिखे हैं, इसी को कहा जाएगा रासायनिक समीकरण। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, इसी को क्या कहा जाएगा, रासायनिक समीकरण। तो चलिए अब हम इसका परिभाषा लिख लेते हैं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों एवं रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को एक सांकेतिक रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। समझ गए? जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का अगर अभिक्रिया करवाएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये हम यहाँ 2 लिख दिए और यहाँ भी 2 लिख दिए। फिलहाल अभी आप नोट कर लीजिए, जब हम आपको अभी सिखलाएंगे संतुलित समीकरण क्या होता है और असंतुलित समीकरण क्या होता है, तो आपको वहाँ बेहतर क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप नोट कर लीजिए। आप देख पा रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ ये दोनों मिलके ये बना, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो मिलने की प्रक्रिया हो रही है, मतलब यहाँ जो तत्व भाग ले रहे हैं और यही दोनों मिलके क्या बन रहे हैं, एक नया पदार्थ। तो रासायनिक अभिक्रिया में ये 2 तत्व भाग ले रहे हैं,
तो रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व भाग लेते हैं उसे कहा जाएगा अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, यहाँ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उसे कहा जाता है प्रतिफल या उत्पाद। ठीक, अब हम इतनी बातें समझ लिए। अब हम चाहे तो आप इसका परिभाषा नोट कर सकते हैं और इसका परिभाषा भी, ऐसे आप के समझ के लिए हम लिख देते हैं। परिभाषक तौर पर आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला पॉइंट इसी के अंतर्गत अभी पढ़ते चलेंगे। रासायनिक समीकरण दो तरह के होते हैं। पहला, रासायनिक समीकरण दो तरह के होते हैं। पहला असंतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण को पढ़ने से पहले कुछ और बातें हैं जो आपको जान लेना आवश्यक है। चलिए समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लिया जाए, ऐसे ही नीचे लिखते चलेंगे आप, ये नहीं कि हम समझा रहे हैं तो आप कहीं और नोट्स कर दीजिए। जैसे समझाते चल रहे हैं आप वैसे ही नोट करते चलिएगा, ठीक है। ये नहीं कि आप पॉइंट नहीं बनाते, नहीं, आप लिखते चलिए जैसे हम आपको लिखवा रहे हैं। आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। अगर आप बेहतर थ्योरी पढ़ते हैं तब आप प्रश्नों को आप बेहतर ढंग से बना लेंगे। चलिए समझाते हैं इसको। ये दोनों की जिक्र तो हम करेंगे ही, यही इसी के नीचे समझते चलेंगे। जैसे अभी हमने एक समीकरण देखा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दो ठोक अभिक्रिया करवाएं तो बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए, इसके बगल में कुछ नहीं तो वन है, इसके बगल में भी अगर कुछ नहीं तो वन है, इसके बगल में कुछ नहीं तो वन है। लेकिन आप जानते हैं कि समीकरण में चर मान के साथ वन रहता है लेकिन लिखा नहीं जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर समझिए कुछ नहीं है फिलहाल, लेकिन एक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, एक है। अब यहाँ पर भी कुछ ना कुछ है, कुछ नहीं तो वन है। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ 1 होगा, सिंपल सी बात। अब यहाँ भी देखिए, मैग्नीशियम के पास कुछ नहीं तो 1 जरूर होगा। ऑक्सीजन को उसी प्रकार कुछ नहीं है तो 1 जरूर होगा। ठीक, अब इतनी बातें समझ में आ गई। अब जैसे मान लिया जाए कोई एक समीकरण लिखते हैं, ये तो असल वाला समीकरण है, एक नकली समीकरण लिखते हैं, a + b। ठीक है, अगर हम यहाँ लिखे 2a ठीक है, ये कोई समीकरण नहीं है, बस हम ऐसे ही इसको लिख दिए समझाने के लिए। अब ध्यान से देखिए इसे, ये जो यहाँ लिखा रहेगा, कोई भी तत्व के जो सामने लिखा रहेगा इसे कहा जाएगा अणु, और ये जो इसके टांग पे लिखा रहेगा इसे बोलेंगे परमाणु। ठीक इसी प्रकार ये भी क्या है? अणु है। और ये क्या है? परमाणु। बातें समझिए। ठीक इसी प्रकार ये क्या है? अणु। और ये किस, और ये दोनों क्या बता रहा है? परमाणु। तो आपने देखा, अगर हम O2 लिखे हैं तो यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। ठीक, यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं? ऑक्सीजन के 2 परमाणु। अगर उसी प्रकार ऑक्सीजन के अणु कितने हैं? तो अणु है 1, कुछ नहीं तो 1 है। ठीक उसी प्रकार मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ अणु 1 है और परमाणु दोनों में भी
एक एक है। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब हम ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं। अगर हम जैसे मान लिया जाए, अब ये दोनों को गुना करेंगे, 3 दूना 6, और 3 दूना 6 करने पर जो आ रहा है ये जो 6, ये 6 भी किसको बताएगा? परमाणु को ही बतलाएगा। ठीक है, जैसे ये तो सेपरेट में अणु है और ये परमाणु है। अगर हम ये दोनों को गुना कर देंगे तो टोटल 3 दूना 6 जो होगा ये परमाणु को बताएगा, नहीं कि अणु को बताएगा। ठीक इसी प्रकार अगर 3 तिहाई हम 9 कर दें तो ये वाला जो 9 है ये परमाणु को बताएगा। ठीक ठीक उसी प्रकार अगर यहाँ टोटल है तो आप देख पा रहे हैं 3 दूना 6, 6 और 3 तिहाई 9, ये भी किसको बताएगा? परमाणु को ही बताएगा। लेकिन इसी में अभी आप देखिए यहाँ ए के पास टोटल कितने परमाणु हैं? 6। यहाँ बी के पास टोटल कितने परमाणु हैं? 9। क्या इधर भी देखते हैं? 3 दूना 6। अब ये वाला 3 जो है 3 ए के साथ भी है और ये वाला 3 बी के साथ भी है। ठीक, ये वाला जो 3 है परमाणु लिखा हुआ, अणु लिखा हुआ है, ये 3 ए के साथ भी है और ये वाला 3 बी के साथ भी है। तो इसको इस रूप में देखा जाएगा। अगर बी से पूछा जाएगा तो टोटल 3 तिहाई 9 परमाणु। तो आप इधर देख रहे हैं ए के पास 6 परमाणु, बी के पास 9 परमाणु, इधर ए के पास 6 परमाणु और बी के पास 9 परमाणु। मतलब आप देख पा रहे हैं जितना परमाणु इधर ए के पास है उतना ही परमाणु इधर ए के पास है, जितना ही परमाणु इधर बी के पास है उतना ही परमाणु इधर बी के पास है। तो इस तरह के जो समीकरण होते हैं, मतलब दोनों तरफ अगर परमाणुओं की संख्या सेम सेम है तो इस तरह के समीकरण को कहा जाता है संतुलित समीकरण। ठीक, अब अगर मान लिया जाए दोनों साइड, दोनों पक्षों में अगर इधर ए का परमाणु 6 है और इधर अगर केवल 3 रहता तो हम सिंपल सी बात बोल देते कि यह वाला कैसा समीकरण है? असंतुलित समीकरण। ठीक है, आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं अभी भी समझ में आए तो वीडियो को आप रिवाइंड कर करके बार बार आप देख सकते हैं ताकि आप इसे बेहतर से क्लियर कर सके। अभी जो भी हम समीकरण देंगे वो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि ये कौन समीकरण है, संतुलित है या असंतुलित है। तो पहले आप इतना क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आगे पढ़िए। ठीक, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि कौन परमाणु किसको बोलते हैं और किसको अणु बोलते हैं। अब ये वाला समीकरण देखिए, ये वाला जो समीकरण है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये कैसा समीकरण है? संतुलित है या असंतुलित है? तो आप देख पा रहे हैं इधर मैग्नीशियम के पास टोटल 1 परमाणु है, इधर भी मैग्नीशियम के पास टोटल 1 ही परमाणु है। ठीक है, यहाँ देखिए ऑक्सीजन के पास कुछ नहीं तो 1 है, 1 गुने 2 टोटल 2 परमाणु है, लेकिन इधर ऑक्सीजन के पास 1 परमाणु है। तो क्या यह समीकरण संतुलित है या असंतुलित? तो यह समीकरण है असंतुलित। असंतुलित रासायनिक असंतुलित समीकरण डायरेक्ट लिख देते हैं। अब हम इसे संतुलित करेंगे। देखिए संतुलित करना एकदम सिंपल है। ठीक, हाँ थोड़ा सा आपको शायद 1-2 समीकरण में आपको मुश्किलें आए, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। अब ध्यान से देखिए, आप इन दोनों समीकरण में कुछ भी कर सकते हैं। इधर आप 2 कर दीजिए, उधर भी आप 2 कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ मैग्नीशियम 2 किए, ठीक, हमने यहाँ भी 2 किया। अब जरूरी नहीं कि इधर 2 लिखे हैं तो इधर भी 2 ही लिखे, नहीं, आप कोशिश कीजिए किसी भी तरह से मिलान कर दें बस। आप ध्यान से देखिए यहाँ ये जो 2 है ये मैग्नीशियम के लिए भी काम कर रहा है और ये ऑक्सीजन के लिए भी काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड दोनों एक साथ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं मैग्नीशियम भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, इसीलिए हमने इधर 2 लगाया। अब आप देख पा रहे हैं इधर भी मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी मैग्नीशियम 2 है और ऑक्सीजन 2 है। तो अब जो समीकरण ये हो गया, अब संतुलित समीकरण हो गया। लेकिन यहाँ नहीं, एक लाइन नीचे लिखेंगे ताकि आप बेहतर समझ सके।
अब ये हो गया संतुलित समीकरण। ठीक, अब ये क्या हो गया, संतुलित समीकरण। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ लोहा के पास यानी आयरन के पास एक परमाणु है, यहाँ आयरन के पास 3 परमाणु है। तो ये तो ऐसे ही पता चल गया कि ये असंतुलित समीकरण है। ठीक है, असंतुलित समीकरण है। अब हम इसे संतुलित करेंगे। ठीक है, आप इसे बार बार प्रयास कीजिए। आपको नहीं समझ में आता, दोबारा बनी बनाई चीज़ों को ही बनाइए ताकि आप बेहतर समझ सके। हम जानते हैं शुरुआती समय में आपको ये थोड़ा सा बोरिंग लगेगा कि आप कैसे दूध देते हैं, आप कैसे चार दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप बनी बनाई चीज़ों को आप देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ दूध क्यों पड़ा। ठीक है, तो आप प्रयास करते रहिएगा। हम यहाँ पर तो ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लेंगे, चैप्टर को चूँकि आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हाँ, जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो अंतिम में करीब 10-15 समीकरण ला के आपको हम बेहतर से संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण को बनाना सिखा देंगे। देखिए, यहाँ लोहा 3 है लेकिन यहाँ लोहा मात्र 1 है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ 3 देते हैं। देखिए, अब ये भी 3 हो गया और ये भी 3 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 4 है और यहाँ मात्र ऑक्सीजन 1 है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ 4 दे देते हैं। ठीक, यहाँ 4 दे देते हैं। अगर हम यहाँ 4 देंगे, ठीक है, ऑक्सीजन 4 तो हो गया लेकिन हाइड्रोजन हो गया 8। तो कोशिश कीजिए कि इधर भी हाइड्रोजन को 8 कर दें। तो यहाँ 4 दे देते हैं। अब आप देखिए, लोहा भी 3 हो गया, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 8 हो गया और ऑक्सीजन 4। लोहा भी 3, ऑक्सीजन 4 और हाइड्रोजन 8। तो ये हो गया संतुलित समीकरण। ठीक है, देखिए और भी एग्जाम्पल ले सकते थे लेकिन हम चैप्टर को फिलहाल आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इतना से भी आपको समझ में ना आए तो एक आता है रसायन की भाषा किताब, उस किताब को लीजिए और उसमें दिया हुआ बहुत सारा समीकरण, आप उसे संतुलित करने का कोशिश कीजिए। या आपकी किताब में बहुत सारा एग्जाम्पल होगा, उसे उठाइए या जो प्रश्न उत्तर पीछे दिया हुआ वहाँ से और बनाने का कोशिश कीजिए। ऐसे हम जब ये चैप्टर समाप्त होगा तो हम अंतिम में लेकर आएंगे बहुत सारे समीकरण को और आपको संतुलित करके हम सिखलाएंगे, दिखाएंगे। ठीक, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कर रहे थे। किसी के माइंड में आ सकता है संतुलित करना क्या जरूरी है, यूं ही छोड़ दीजिए। नहीं, रसायन विज्ञान का एक नियम है। अगर आपके पास रासायनिक समीकरण आया है तो आप उसे कोशिश कीजिए कि संतुलित कर दें। ठीक है, अब हम जानेंगे कि रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है। ठीक, तो ये सारी जानकारी हम अगले क्लास में प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।